नमस्कार, मैं हूं दैनिक क्लियर मिस्ट भोपाल से सात सिद्दीकी। 2023 विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को जैसे जैसे तारीखें करीब आती जा रही हैं वैसे वैसे जनता की धड़कनें और साथ ही प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। प्रत्याशी अपनी अपनी तरीके से मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं, तेजी से कार्यक्रम चल रहे हैं। अब जबकि प्रत्याशियों ने घर बैठकें और नुक्कड़ से हटकर कमराबंद मीटिंग शुरू कर दी है, खासतौर से वे प्रत्याशी जो निर्दलीय रूप से मैदान में हैं वे क्या सोचते हैं और किस तरह से अपनी रणनीति को बना रहे हैं, यही सब जानने के लिए हम ऐसे ही एक निर्दलीय प्रत्याशी को अपने दैनिक क्लियर मिस्ट भोपाल के स्टूडियो में लेकर आए हैं और किस तरह की उनकी रणनीति है जो अपना रहे हैं ताकि मतदाताओं को अधिक से अधिक अपने पक्ष में कर सकें और उनकी क्या आगामी रणनीति योजनाएं हैं जिस पे वो काम करेंगे, जिससे वो मतदाताओं को एक भरोसा दिला सकेंगे ताकि वो उनके पक्ष में मतदान कर सकें। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ में है निर्दलीय प्रत्याशी गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र है जहां से एडवोकेट अब्दुल ताहिर साहब खड़े हुए हैं और इनका चुनाव चिन्ह है लिफाफा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे दैनिक क्लियर मिस्ट के मंच पर अब्दुल ताहिर साहब। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको चुनावी मैदान में कितना टाइम हो गया है और आप किस मकसद को लेकर उतरे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके कार्यालय पे मैं आया और आपने मुझे एक मौका दिया आपके माध्यम से अपनी बात रखने का। हम निर्दलियों को, जो भी निर्दलीय खड़ा होता है, बहुत कम चांसेस मिलते हैं कि उसको मीडिया में स्पेस मिले। जैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लियर न्यूज़ का कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जैसा कि आपका सवाल है कि अपने अनुभव और मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, बाकी कई चुनाव में लड़े उसमें क्या पहले होता था और क्या आजकल हो रहा है, और मैं जो चुनाव में आऊँ, जैसे आपने बताया कि आप किस मुद्दों को लेके आए, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई पार्टियां मेरे सामने थी, मुझे कई पार्टियों से ऑफर थे चुनाव लड़ने के, लेकिन मैं नहीं लड़ा। तो निर्दलीय में इसलिए अपने आप को चुना कि मैंने एक आध दो बार लड़ा है पार्टियों से, लेकिन उसमें मैसेज सही नहीं जाते पार्टियों से। तो आपका क्या एजेंडा क्या है? चुनाव मैदान में एक स्पष्ट कर दूं कि मेरा लोगो लेके चला था मैं शुरू से, लगभग 20 साल हो गए, कि हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और सदा लड़ते रहेंगे। तो उसको लेके मैं मैदान में हूँ कि चुनाव आते हैं तो अपन को कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि पार्टी नहीं उठा पाती। अब मेरा जो प्रमुख मुद्दा, जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि किस मुद्दों को लेके मैं आया हूँ, तो मेरा एक प्रमुख प्राइम मुद्दा कि गैस कांड को लेकर है। अब जैसा कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को मैंने इसलिए चुना कि मुझे कुछ लगा कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो वार्ड आते थे वही वार्ड अप्रभावित है। जैसा कि आपने पूछा कि जो मुद्दों की बात है कि उस समय 1984 के अंदर अर्जुन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में भोपाल के अंदर लगभग 56 वार्ड हुआ करते थे। 30 वार्ड को प्रभावित घोषित किया गया था और 6 वार्ड को 2 साल के बाद में प्रभावित घोषित किया गया था। इस प्रकार 36 वार्ड प्रभावित थे और 20 शेष वार्ड बच गए थे, जो कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही वो मेरा मानना है कि आते हैं। कुछ वार्ड होंगे जो बॉर्डर पे लगे हैं, वो वाले होंगे। तो उस समय का जो लोग भुगत रहे हैं, वो मेरा मानना है कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में जो बीजेपी समर्पित वार्ड थे, भले ही गोर साहब विधानसभा के विधायक थे गोविंदपुरा विधानसभा से, लेकिन वो 20 वार्ड मेरा ये मानना है कि वो बीजेपी समर्पित वार्ड से, कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए उनको मुआवजे से वंचित है। तो सबसे ज्यादा अगर आप गैस पीड़ितों की बात कर रहे हैं, आप उनको उनका हक दिलाना चाहते हैं, तो गैस पीड़ित जो सबसे ज्यादा लोग हैं मेरे हिसाब से, जो हम जहां तक हम जानते हैं, हमारा एनालिसिस है, तो वो उत्तर में है या मध्य में थोड़े बहुत हैं। गोविंदपुरा ही क्यों आपने चुना? मैंने बताया ना आपको कि गोविंदपुरा के कुछ हिस्सा बैरागढ़ में भी इसका क्षेत्र लगता है, गोविंदपुरा विधानसभा। तो बैरागढ़ वालों को पैसा नहीं मिला, जबकि गैस लगी थी वहां पर भी, वहीं से नियर अबाउट बैरागढ़ लगता है वहीं से। और आनंद नगर में भी लोगों को मुआवजा मिला है, रूपनगर में भी मिला है, सुदामा नगर में भी मिला है। यहाँ से जो टीआरटी बीएचएल जा रहा है, इसको नहीं मिला टीआरटी, जबकि एक बहुत बहुमूल्य इलाका था और सभी मिलीजुली वहाँ पर लोग रहते थे। और उसके बाद हबीबाई ले लें आप, बरखेड़ा, पिपलानी, शाकित नगर, और ये सब प्रभावित क्षेत्रों में आते थे, क्योंकि जब गैस का रिसन हुआ था, जब भगदौड़ बची थी, तो लोग वहाँ से जो पीड़ित भी आते थे तो कैंप लगे और यहाँ तक गैस का प्रभाव था और इरिगेशन डिपार्टमेंट था। मेरे पास प्रमाण है, किरण नगर तक लोगों को मैंने मुआवजा दिलवाया।
और लोगों को यहाँ तक पैसा मिला है। तो गैस में कोई रिमोट तो लगे नहीं थे साथ साथ, मैं बताऊँ आपको कि इस एरिया में जाना, इस एरिया में मत जाना। जब रूपनगर हो सकता है झुग्गी बस्ती क्षेत्र और सुदामा नगर हो सकता है गैस पीड़ितों में, तो गोविंदपुरा TRT जो लगा हुआ है N1 N2, ये आप प्रभावित नहीं, तो आप खुद पत्रकार हैं, आप भी समझते होंगे कि वंचित हैं लोग। और जिसने क्लेम किया है, डायरेक्टरेट ऑफ क्लेम बनाया, डिपार्टमेंट संचालक, और कल्याण आयुक्त बनाया गया कि जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का काम करना है। तो उस समय NGO ने भी अपने ये बातें नहीं उठाई और सब बस मुआवजा की लड़ाई लड़ते रहे। और ऐसे ही एक मुद्दा और है कचरा निष्पादन का। अच्छे अच्छे कचरे डंप हो जाते हैं। पीतमपुर कचरा जाने में आज तक टैंक यहाँ पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। अब वो सिर्फ बजट के तौर पे, आप हाल देखिए यूनियन कार्बाइड का जाके, दिवाली टूटी है, सिक्योरिटी के नाम पे पैसा जा रहा है। आप वहाँ से निकलेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। वहाँ पर असामाजिक तत्व बाउंड्री के अंदर बैठे रहते हैं और सब वहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ होती हैं, सब गलत काम जा रहे हैं। क्या विकास या जैसे भ्रष्टाचार है, अधूरा विकास है, सड़कें हैं, पानी है, मूलभूत समस्याएं हैं, उसके लिए क्या योजना है आपके पास? गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र बहुत सबसे ज्यादा जनसंख्या आबादी इसी में वोटर है, सबसे फर्स्ट नंबर पे। और इसके जो डिवाइडेशन हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र भी इसके अंदर आते हैं। कोकताल ले लें आप, बिलखिरिया के आउटसाइड ले लें, बैरागढ़ वाला एरिया ले लें, इधर रेल साइड का जो एरिया है छोले का, निशादपुरा का, ये गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और इसके अंदर बड़ा वार्ड होने के वजह से जो विधायक भी रहे, गौर साहब भी बुजुर्ग विधायक थे, और अब भविष्यवाद चलते मैडम को भी वहाँ पे उतारा गया है और वहाँ के प्रत्याशी थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मेरे को समस्या दिखी अतिक्रमण की। मतलब आप देखें, शिरोमणि पार्क ग्लोबल सिटी बना है, उसके आसपास का क्षेत्र झुग्गी बस्ती क्षेत्र है। यदि वहाँ कोई और क्षेत्र होता, आप समझ गए होंगे, तो उसको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाता। वहाँ से निकले, आने जाने में इतनी परेशानी होती है कि आज तक वो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई वहाँ पर। तो एक सबसे बड़ी समस्या जब यहाँ हो सकता है, प्राइम इंद्रपुरी के पीछे झुग्गी बस्ती, सतना भी आप देख लें, वहाँ पर कितने बड़े बड़े कांड हुए, लेकिन वो झुग्गी वहाँ पर स्थिर है। और बताओ वहाँ पर पार्क के आसपास का एरिया, जैसे BHL जब स्टेब्लिशमेंट हुआ था तो रूपनगर झुग्गी क्षेत्र गाजिया गेट के सामने था, अब उसको शिफ्ट करके यहाँ पर करा गोविंदपुरा पे। तो लिहाजा जब ग्लोबल स्टील पार्क, शिरोमणि पार्क यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट हुआ बना, तो यहाँ का भी साफ सुथरा एरिया होना चाहिए था। ये क्षेत्र चुनाव आते यहाँ मतलब कोई मुद्दा नहीं उठाता, कोई बोलता नहीं है। पेपरों में भी आता है कि यहाँ से झुग्गी क्षेत्र को शिफ्ट कर दिया जाए। अब यहाँ का आप हम भी हो तो बच्चों के स्कूल के कहीं टाइम आ जाता है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको वहाँ मौका मिल दिया जाता है। जबकि इनको पुनर्वास के लिए मल्टियाँ सभी के लिए बनी है, इनको भी स्थापित करके मल्टी बना के देनी चाहिए गवर्नमेंट को। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अन्य भी मैदान में है, बसपा, समाजवादी पार्टी या अन्य। आप उनके बीच में अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप उनसे अपनी लड़ाई उनके सामने कैसे लड़ेंगे? आप देखें, इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। मतलब एक हॉस्पिटल हो तो 1250 या हमीदिया या शाकिर अली यहाँ से लोग जा नहीं पाते। तो आप देखेंगे यहाँ इस क्षेत्र में लाइन लगी हुई है प्राइवेट अस्पतालों की। एक प्राइवेट अस्पतालों में लोग जाते हैं और इलाज उनको नहीं मिलता। और लेकिन जब से आयुष्मान चालू हुआ है तो उसमें भी पहले वो एडवांस पैसा जमा कराते हैं कि आपको बाद में रिइंबर्समेंट हो जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। तो लोगों को कहीं ना कहीं अपने जमा पूंजी लगानी पड़ती है। जबकि कभी अस्पताल सरकारी हो तो वो एक आम आदमी आत्मा इलाज करा के वहां से आ सकता है। तो और रहा एक और मुद्दा है मेरा, परिवहन। सबसे बड़ी समस्या गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में परिवहन की है। परिवहन के लिए मैंने 2010 में एक याचिका लगाई थी, उस पर मेरी याचिका पे ऑर्डर हुए थे। उसके बाद यहाँ से अशोका गार्डन से बसें चलना शुरू हुई थी और जो यादव टी स्टार है इंद्रपुरी की मेन रोड से लिंक रोड पर जो अभी बसें चल रही हैं, लगभग 2-3 बसें, वो मेरी याचिका पर चली और आदेश हुए थे मैजिक ऑटो के। तो बोर्ड ऑफिस से जो मैजिक ऑटो चल रहा है अवधपुरी तक, सोनागिरी तक, वो मेरे पास ऑर्डर रखा है जज साहब के। मूलभूत सेवाएं जन उपयोगी वस्तुओं के माध्यम से मैंने जनहित याचिका पर ऑर्डर हुए थे। उसमें कई मैजिकों को परमिट जारी हुए थे और बसें उसी पे चली हैं। मैंने तो काम करके दिखाए वहां पर, लेकिन लाल फीताशाही के चलते अमल नहीं हो पाया उसमें। तो उसको चुनाव लड़के अपनी बात रख के जनता को साथ लेके उसमें परिवहन सुविधा, मतलब डोर टू डोर जो अंदर की कॉलोनी है वहां से होते हुए निकले। अब जो 2 बसें चल रही है वो आनंद श्री अस्पताल से मुड़ती है, उसमें कटिंग उन्होंने ऐसा रखा गया वो अतिक्रमण से होते हुए आप जहाँ भीड़ भाड़ है वहीं उसको बस स्टैंड बनाया गया।
वो एक बहुत बड़ी समस्या है। बस स्टैंड तो बना दिए गए लेकिन वहाँ सही काम नहीं हो रहा। नरेला क्षेत्र हो या दूसरे और जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उसके अलावा एक आपका विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुरा खास तौर से मैं बताना चाहूँगा, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक भी या तो ओवरब्रिज और पुल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, जबकि वहाँ से बाबूलाल गौर साहब काफ़ी लंबे समय तक वहाँ से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और एक बार तो सीएम तक पहुँचे हों। तो ऐसी क्या वजह लगती है आपको कि वहाँ पर इन सब चीज़ों की वहाँ पर आज तक विकास या इन सब चीज़ों की जरूरत क्यों नहीं महसूस की गई या क्यों नहीं बन सके वो? इसमें जब सर्वे होता होगा किसी चीज का, तो उसमें जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक सांसद जो भी होते हैं, वो अपनी बात रख के उसको आगे से आगे पहुंचाएं कि सब जगह जब भोपाल के अंदर विकास हो रहा है तो यहाँ से भी जब ब्रिज की एक मेट्रो की लाइनें डल रही हैं तो लेबर की तो कमी नहीं है इंडिया के अंदर, बेरोजगारी की समस्या है तो लेबर भी बहुत है। जब वहाँ काम चल रहा तो यहाँ पर भी मेरा मानना है कि अब जनप्रतिनिधि जाते हैं शहरी विकास मंत्रालय में, वहाँ बात करते हैं, केंद्र से बजट आता, फंड आता, अपनी बात मीटिंग होती है सांसदों की, वो रखते, प्रपोजल बना के देते। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रपोजल ज्यादा तो कोई मना करता तो कोई अड़ंगा आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, लेकिन किसी ने कोई आज तक बात आपको नहीं लगता कि वो उपेक्षा का शिकार हो रहा है आपका विधानसभा क्षेत्र? लग रहा उपेक्षा का शिकार है। आप कभी ऐसे प्रयास करेंगे? अगर आप जरूर करेंगे, मिलता है तो हमें मौका मिलेगा तो मेट्रो लाइन कोकता जब आरटीओ तक लोग जा रहे हैं तो कहीं बेरागढ़ से कोई आता है लाइसेंस बनवाने, पहले वो पही के में बनवा लेता था, अब वो यहाँ पे आ रहा है कोकता में, और ऑनलाइन व्यवस्था में लोग परेशान हो रहे हैं। घर बैठे व्यवस्था का सिस्टम ऑनलाइन कर दिया आरटीओ में, लेकिन नहीं बन पा रहा, लोगों को आना पड़ता है तो बहुत समय बर्बाद होता है। तो उसके लिए हम प्रयास करें। आपको लोग डुप्लीकेट रजनीकांत का नाम से जानते भी हैं, तो कुछ उसके बारे में बताइए हमें। अपना जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, सैलून की दुकानें बंद थी, तो उस समय मेरी दाढ़ी बढ़ गई। जब लॉकडाउन 3 महीने के बाद जब दुकानें खुलना शुरू हुई और धीरे धीरे लोग बाहर निकलना शुरू हुए, तो दाढ़ी के ऊपर मेरा लुक, एक कबाली फिल्म जो आई थी वो वाला लुक आया था। तो सैलून वाला था, वो बहुत बड़ा फैन था रजनीकांत, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा, अरे यार वो फिल्म हमने देखी थी, वो ये करो वो करो, को दिखाया तो मुझे मानना पड़ा कि हाँ यार ये बिल्कुल हुआ वो मेरे जैसा है। तो जब से वो दौर चला आ रहा है तो वो एक छाप लग गई है रजनीकांत की। और मैं कोई ना मेरा मेकअप करा ना कुछ करा, जबकि रजनीकांत जी पूरे उनके बाल नहीं है, मतलब 80 वाली एज में, यदि वो उस गेटअप में आते हैं, विग लगाते हैं, तो मेरा हुबहू शक्ल वैसे मिल जाती है। और मैं उसके बाद वो दौर चल रहा है तो अभी तक ऐसा चला ऊपर वाले की उससे जो उसने नवाजा है कि मतलब वो जो एक काला फिल्म आई थी, व्हाइट बाल थे और बाल बड़े हुए थे तो वो कवाली का हो गया, काली आई तो वो काला फिल्म का धारावी फिल्म पे जो धारावी बस्ती बनी थी वैसा लोग हो गया। अभी मैंने बाल हज पे गया था, मैं बाल जब मैंने कटवाए तो शिवाजी दा बॉस वाला लुक आ गया। और अभी लेटेस्ट में जो जेलर फिल्म आई थी तो बड़े वालों में, और उसमें जब मेरे को चश्मे का नंबर आया मेरा, जब मैंने चश्मा लगाना चालू करा तो एक्चुअली वो जो दुकान थी चश्मे की उसने भी वाला फ्रेम दिया गया, जेलर वाला लगा के देखो आपको वाला लुक लगेगा, तो तब से वो जेलर वाला लुक आ गया। तो वो ऐसा सिलसिला चलता जा रहा है। और नहीं भी गए बंगले पे, बर्थडे रहता 12 दिसंबर को 2022 में, तो वहाँ पर भी गार्ड और वहाँ के पड़ोसी और स्टाफ एकदम लगा के, साहब तो बाहर है, लेकिन साहब एकदम ऑफिस से आ गए तो वहाँ लोग कुछ देर के लिए सहम गए थे, ठहर गए थे कि एकदम वो साहब छुट्टी छोड़ के तो नहीं आए। ये कहानी है इसके पीछे की। चलिए, आपकी इस कहानी के पीछे एक रोचक कहानी है। हम चाहते हैं कि आप इसे खुशफहमी में रहें, और अच्छा है आपके प्रशंसक भी आपसे जुड़े रहें इसी बहाने से। धन्यवाद। चलिए, आगामी 17 नवंबर को मतदान होना है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि अधिक से अधिक मतदान में भाग लेकर मतदान को सफल बनाएं, अपने मत का प्रयोग करें, जागरूक बने, साथ में दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। और हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं एडवोकेट अब्दुल ताहिर साहब को कि वे अपने प्रयास को और अच्छे से सामने रखें जनता के, मतदाता के, ताकि उनको समझा सकें और अपने पक्ष में मतदान करा सकें। तो इन्हीं के साथ मैं इनसे आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और हमारे मेहमान का धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद।